ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। रीतिकालीन जो प्रवृत्तियां थी उन्हीं की चर्चा आगे करते हैं। इसके आगे जो रीति काल में भी जो रीति सिद्ध काव्य धारा में विशेषताएं देखने के लिए मिलती है, उनमें चमत्कारिक वर्णनों की प्रधानता बहुत अधिक है। रीति सिद्ध कवियों में रीतिबद्ध कवियों के समान वो चमत्कारिक वर्णन प्राप्त होता है, वही प्रदर्शन प्राप्त होता है और उसको ही काव्य में एक महत्व दिया गया है और ये स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इन कवियों ने भी अपने काव्य में ज्ञान का समावेश करने के लिए अपनी बहुज्ञता प्रदर्शित की है। बिहारी ने अपने काव्य में ज्योतिष, पुराण, आयुर्वेद, गणित, कामशास्त्र, नीति, चित्रकला इन सभी विषयों की जानकारी को समाविष्ट कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो जितना ज्ञान उनके पास था उस संपूर्ण ज्ञान को वो अपने साहित्य के द्वारा बता देना चाहते थे कि ये कितना कुछ उनके पास है और वो सारा जो ज्ञान है वो उनके काव्य में परिलक्षित भी होता है। तो कविवर बिहारी का जो काव्य है उसमें चमत्कारिक वर्णन की प्रधानता देखने के लिए मिलती है। एक स्थल पर उन्होंने कहा है कि सनी कज्जल चक झक लगन उपज्यो सुदिन सने, क्यों ना नृपति है भोग अवे लही सुदेश सब। तो सुदर्शन के चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति का परिचय प्राप्त होता है यहाँ पर भी कि यह विनसत नग राखी के जगत बड़ो जस ले, जरी विषम ज्वर जाई है आई सुदर्शन। तो इस प्रकार जो कवि हैं उन्होंने अपने काव्य के द्वारा जो कुछ भी उनके पास, चाहे ज्योतिष का ज्ञान है, पुराण का ज्ञान है, नीति का या चित्रकला का या आयुर्वेद का या गणित का, जो भी कोई ज्ञान है उस ज्ञान को उन्होंने अपने काव्य में उतारा है। वो परिलक्षित होता है, दिखाई देता है और इस प्रकार जो रीति सिद्ध काव्य धारा की प्रवृत्ति है वो इस काव्य में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है। अगली जो एक प्रवृत्ति इस काव्य में देखने के लिए मिलती है वो है प्रकृति चित्रण में सिद्ध हस्तकला। ये जितने भी कवि रहे रीति सिद्ध के, उन सभी कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति के वर्णन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। प्रकृति का वर्णन प्रायः इन सभी ने उद्दीपन रूप में किया है और श्रृंगार रस के भी जो संयोग और वियोग दो पक्ष हैं उन दोनों पक्षों के साथ में प्रकृति को संयोजित किया है। यानी कि प्रकृति के साथ संयोग और वियोग पक्ष के जो चित्र हैं वो इन कवियों ने अपने काव्य में उतारे। बिहारी ने अपने काव्य में प्रकृति का प्रयोग जो अधिकतर किया है वो संयोग पक्ष में किया है। एक स्थल पर वो कहते हैं रन की भूग घंटावली झरित दान मधुनी, मंद मंद आवत चाली कुंजर कुंज समी, कहलाने एकत बसंत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सुख नीरव दाग। तो ये जो वर्णन है इनमें प्रकृति को संयोजित किया गया है, प्रकृति के साथ जो सौंदर्य है उसको अभिव्यक्त किया गया है। तो ये जितने भी रीति सिद्ध कालीन कवि रहे हैं इन्होंने अपने काव्य में प्राकृतिक चित्रण को महत्व दिया है। या ये कह सकते हैं कि प्रकृति के स्वरूपों का चित्रण करने में ये सारे कवि सिद्ध हस्त थे। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे दृश्य ऐसे हैं जहां पर हमें प्रकृति के सौंदर्य के दर्शन होते हैं। इसके आगे देखें तो जो रीति सिद्ध कवि हैं उन्होंने रीतिकालीन कवियों के समान ही काव्य के मुख्य रूप में अपने भावों का चित्रण किया है और उसको प्रधानता प्रदान की है। रीति सिद्ध काव्य का सही प्रयोग मुक्ता काव्य धारा के रूप में देखा जा सकता है जिसमें गाथा सप्तशती का नाम सर्वप्रथम होता है।
जीवन को सहज सरल रूप में चित्रित करने में मुक्तक विधा सर्वाधिक अग्रणी रही, क्योंकि इस विधा में जो गुण है वह बिहारी के दोहों में पूर्ण रूप से परिलक्षित होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मगन हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव जो है वो जगह ग्रहण कर लेता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिकाएं थोड़ी थोड़ी देर के लिए खिल उठती हैं। तो हम देखते हैं कि जो रीति सिद्ध कवि है उन्होंने जो मुक्तक काव्य की परंपरा है उसको अपनाया है, क्योंकि जो काव्य सृजित हुआ रीति सिद्ध कवियों के द्वारा वो काव्य का मुक्तक रूप था, और उस मुक्तक रूप में काव्य में जो विभिन्न विशेषताएं होती हैं वो सब दिखाई देती हैं कि उस मुक्तक रूप में अभिव्यक्ति की पूर्णता है। ऐसा भी नहीं है कि वो जो मुक्तक है उसमें कोई अभिव्यक्ति परिपूर्ण ना रही हो। जैसे एक प्रसंग पर कवि बिहारी कहते हैं कि कनक कनक के 100 गुनी मादक का अधिकार, एक खाए बौराए जब उग पाए बौराए। तो ये जो मुक्तक कवि ने सृजित किया है, ये इससे पढ़ो तो इसमें पूर्ण अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि किसी और की आवश्यकता इसके मध्य को है कि कनक कनक से 100 गुनी। यहाँ पर जो कनक है यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है ना। एक कनक तक का तात्पर्य धतूरे से है और एक कनक का तात्पर्य स्वर्ण से है, कि जो कनक है वो स्वर्ण है अथवा धतूरा है। दोनों की जो मादकता है, नशा है, वो 100 गुना चढ़ता है। एक खाए बौराए जब, एक को खाके इंसान बावला हो जाता है और दूसरे को पाकर बावला हो जाता है। अर्थात धतूरा खा ले तो नशे में वैसे वो अपना आपा खो बैठता है, और अधिकता में स्वर्ण की प्राप्ति कर ले तो उसके मद में जो है अपनी अपनी शक्तियों को क्षीण कर बैठता है। तो ये जो एक अभिव्यक्ति है वो उस समय के काव्य में दिखाई देती है, मुक्तक काव्य में दिखाई देती है। तो जितने भी रीतिबद्ध कवि रहे उन्होंने काव्य के मुक्तक स्वरूप को अपनाया, और ऐसा भी नहीं है कि उसमें भाषा की मतलब के भाषा की समासिकता ना हो, रसिकता ना हो। भाषा की भी बिल्कुल एक छोटे छोटे से मुक्तक हैं, दोहे हैं, और उनमें भी कवि ने गागर में साग घोलने वाली बात कही है। एक उन्होंने दोहा रचा है कि कहत नटत बीजत खिल, मिलत खिलत लजिया, भरे भान में करत है नैनन ही सौदा। नायक और नायिका एक ऐसे भवन में बैठे हुए हैं जहां पर उनके अतिरिक्त तो और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, सभी के मध्य वो आमने सामने बैठे हैं, लेकिन सब कुछ भूल चुके हैं। नायक कुछ कहता है, नायिका नटक उस बात का, उस संकेत को समझकर सुनकर मना कर देती है। नायिका के मना करने का जो अंदाज है उस पर नायक बीज जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और उसकी प्रसन्नता को देखकर, उसकी मुस्कुराहट को देख करके जो नायिका है उससे खिसियान पड़ चढ़ता है, खिसिया जाती है। मिलन इस प्रकार इतनी जो बातें उनके नेत्रों से होती हैं और जो भाव इधर से उधर जाते हैं उससे उन दोनों के नेत्र आपस में टकराते हैं और मिल जाते हैं, खिलत। और जैसे ही दोनों की दृष्टियां एक दूसरे से मिलती हैं दोनों ही मुस्कुरा जाते हैं, दोनों ही खिल जाते हैं और उनको रोमांच आ जाता है, लजिया आता है। लेकिन जैसे ही अगले ही क्षण ये ध्यान आता है कि हम यहाँ सबके मध्य बैठे हुए हैं तो दोनों ही लजियाते हैं, शर्मा जाते हैं। तो इस प्रकार भरे भवन में करत, भरे हुए उस भवन में वो दोनों नेत्रों से ही अनेकों बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक दोहा है मुक्तक के रूप में कवि ने यहाँ रचा है, और जो प्रेमी और प्रेमिका की जो प्रेम चेष्टाएं हैं उनको सामाजिक भाषा के द्वारा बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार एक पद और बिहारी जी ने रचा है कि द्रव उलझत टूटत कुटुम, जुड़त चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन ही गई नहीं। ये भी मुक्तक बहुत सुंदर है कि
जब प्रेमी और प्रेमिका का मिलन होता है तो द्रव जो नेत्र है ऊर्जा जो दोनों के उलझ जाते हैं, टूटत कुटुम। इधर तो नेत्र उलझ रहे हैं, अब जो कुटुंब है दोनों के परिवारों के बीच जो संबंध है वो टूट जाते हैं। जुड़त चतुर और उन परिवारों के टूटने पर जो हृदय है वह बड़ी चतुरता के साथ प्रेम के बंधन से जुड़ जाता है। परति गांठ दुर्जनीय, जबकि हृदय जुड़ा है लेकिन जो गांठ है वो दुर्जनों के हृदय में पड़ जाती है। ईर्ष्या और द्वेष की नई नई यह रीति, तो ये तो बिल्कुल ही नवीन रीति है कि कोई उलझा कोई टूटा कोई जुड़ा और गांठ कहीं और पड़ी, और इस प्रकार जो रीति है प्रेम की बिल्कुल नवीन है। तो हम देखते हैं कि जो रीति सिद्ध कवियों ने काव्य के मुक्तक को अपनाया है उसमें कहीं पर भी अभिव्यक्ति की कमी नहीं है, कहीं पर भी भाषा की सामासिकता में कमी नहीं है, कल्पना की समाहार शक्ति वहां पर विद्यमान है। कहते हैं कि चित्यो छबीली मूल से नीले अंचल की मनोकलानिधि जन मने कालिंद। तो यहाँ पर जो कवि की कल्पनाशील शक्ति है वो बहुत ही सरस है, उसका व्यक्तित्व का परिचय उन्होंने यहाँ पर दिया है। और जो भी भावनाएं कवि के द्वारा अभिव्यक्त की जाती है वो सुकोमल है, प्रखर भाषा के प्रयोग के द्वारा अभिव्यक्त की गई है। इस काव्य में बिंबात्मकता है, नाद है, सौंदर्य है। भले ही कवि ने मुक्तक स्वरूप को ग्रहण किया है लेकिन उसमें बिंबात्मकता की कमी नहीं है, नाद की और सौंदर्य की कोई कमी नहीं है। बहुत ही सुंदर चित्र कवि ने उभारे हैं और उनको उभारने में वो सक्षम भी रहे हैं। एक स्थल पर वो कहते हैं सघन कुंज धन धन तिमुर अधिक अंधेरी रात तौन दुधी है श्याम दीप शिखर से। तो कवि का जो मुक्तक रूप ग्रहण किया गया है वो भी बहुत ही सुंदर है, हृदय को आनंदित कर देने वाला है। इस रूप में कवि ने रीति सिद्ध कवियों ने जो भी रीति सिद्ध कवियों की एक प्रवृत्तियां हैं वो सारी प्रवृत्तियां इस धारा के कवियों में देखने के लिए मिलती हैं। और जो एक रसानुभूति है, व्यंजना है, वैभवशीलता है, कल्पनाशीलता है, समाहार शक्ति है, भाषा की समास शक्ति है, नाद है, सौंदर्य है, अर्थ की गंभीरता है, वाक्पटुता है, सबका समावेश काव्य में होने से जो रीति सिद्ध काव्य है वो अत्यधिक प्रशंसनीय है और अत्यधिक सराहनीय। तो ये देखने के लिए मिलता है कि जो रीति सिद्ध कवि हैं उन रीति सिद्ध कवियों में जो आधार स्तंभ बिहारी है, बिहारी ने जितनी भी रीति सिद्ध काव्य की प्रवृत्तियां हैं उनका पालन अपने काव्य में किया है, उनके काव्य में देखने के लिए मिलती है। और उनके साथ साथ जो अन्य कवि हैं उन कवियों के साहित्य में भी रीति सिद्ध काव्यधारा की प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं देखने